हाँ, दिल्ली में तो इतनी गर्मी है ना, पागल हो गए हम। सही है, अब उधर से थोड़ी और ठंडी हवा आएगी। यहाँ बहादुरगढ़ में बहुत तेज हवा चल रही है, एकदम नेटवर्क ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी ऐसी है, दिल्ली थोड़ा में भी ना बात इतनी हवा चल रही है, और मतलब बहुत गर्मी बहुत है यहाँ तो। लेकिन शायद अब थोड़ा वेदर चेंज हो जाएगा, यस। अगर उधर ओले पड़े हैं तो। चलो ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं पैरालिसिस को? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कौन सा मेथड होता है। एंड वी बर्न द रिफ्यूज इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन सो दैट वेस्ट डू नॉट कंप्लीटली बर्न बट ओनली प्रोड्यूस चारकोल लाइक प्रोडक्ट। ठीक है, हमें पूरा उसको बर्न नहीं करना है, बट हमें एक चारकोल लाइक प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चारकोल लाइक प्रोडक्ट किसमें बनता है? एंड इट डिफर्स फ्रॉम द कन्वेंशनल इंसिनरेशन इन अ वे दैट इट इज एन एंडोथर्मिक whereas it is exothermic process। ये क्या है? हमारा exothermic process है। मैम चारकोल और कोल में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? चारकोल एंड कोल में? कोल में? हम्म। अच्छा, चारकोल आपने देखा ना, जो रोड पे रोड बनता है ना, वो चिप 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 वो होता ब्लैक कलर का। वो अच्छा 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 मैम अच्छा कोल अच्छा। कोल इज द रॉ कोल वन तो वेयर अलग होती है ना, हाँ, वो तो कोल। कोल। कोल तो रो है, मतलब जैसे कि ये टार लाइक प्रोडक्ट ना बेसिकली वहां से निकलते हैं, जो अभी मैं पढ़ाऊंगी ना आपको एनर्जी, तो उसमें वो पढ़ेंगे हम, जो क्रूड ऑयल होता है उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जो रिफाइनिंग के बाद जो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें से, तो उसमें से एक ये है। ठीक है, चारकोल। कोल तो अलग होता है ना सॉलिड फॉर्म में, चारकोल तो वो चिप चिप वाला होता है जिससे एज अ बाइंडर यूज करते हैं उसको। ओके। ठीक है, नाउ इट डिफर क्या होते हैं प्रोडक्ट जनरेटेड आर गैस। देखो कौन कौन सी गैसेस निकलती है यहाँ से? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। लिक्विड फ्रैक्शन में क्या निकलेगा? टार। टार वही चारकोल। ऑयल स्ट्रीम कंटेनिंग CH3COH और ये सब निकलेंगे, और सॉलिड फ्रैक्शन में चारकोल लाइक प्रोडक्ट निकलेगा। टेम्परेचर देखो इसका कितना है, 430 डिग्री सेल्सियस या 800 फ़ारेनहाइट। काफी हाई टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद गैसिफिकेशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। उसमें एकदम एब्सेंस थी, लेकिन गैसिफिकेशन में कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो उसमें अगर हम इसको बर्न करते हैं वेस्ट को, दैट इज कॉल्ड द गैसिफिकेशन। ठीक है, अब क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं इसमें? CO2 मीन्स कार्बन H2। मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसको सिन गैस बोलते हैं। ठीक है, एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड सॉलिड ऐश, इसके प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद है बेटा पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन में हम क्या करेंगे? कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट इज पाउडर्ड बाय ग्राइंडिंग मशीन्स। ओके, उसके बाद है पैलेटाइजेशन। पैलेट्स की फॉर्म में हम इसको बना देंगे, जैसे रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल जो था ना, वो पैलेट की फॉर्म में ही बना के हम उसको जलाते हैं। देखो क्या क्या स्टेप होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम जो हमारा वेस्ट है उसके वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देंगे बाय 30 to 40% बाय यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग इन ओपन एरिया। ठीक है, ओपन एरिया में हम उसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा? उसमें से 30 to 40% मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर उसको हॉट एयर से पास कराएंगे, तो और एक्स्ट्रा 10 to 15% मॉइस्चर उसमें से रिमूव हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल ड्राई दैट वेस्ट इज पास थ्रू स्क्रीन टू सेपरेट द फाइन मटेरियल। स्क्रीनिंग करेंगे उसकी। आफ्टर दैट द ड्राइड एंड स्क्रीन garbage is passed through specially developed air classifier in which light combustible are separated out। ये पढ़ा था ना एयर क्लासिफायर ऊपर, जिसमें लाइट और हेवी मटेरियल सेपरेट आउट होते थे। then pass through the magnetic separator to separate iron। light combustible particle are reduced to 10 to 15 mm particle size। ठीक है, जो combustible है, क्योंकि हमें क्या करना है? पैलेट्स किस लिए? हमारे जलाने के लिए है ना, एज अ फ्यूल हम उसको यूज करेंगे। तो जो लाइट कंबस्टेबल पार्टिकल है उनको और भी ज्यादा रिड्यूस कर लेंगे, 10 to 15 mm particle size। next it is mixed with binder to maintain its shape and size, and then finally garbage is subject to pelletization। तो वो क्या हो जाएगा? उसके पैलेट्स बन जाएंगे, जो कि हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यूटिलाइज फॉर द कंबशन। अब उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय बार्जिंग इट आउट इनटू द। एक मेथड ये है इसका डिस्पोजल का, कि हम उसको सी में डालें। ठीक है, ये पहले यूज करते थे, अब सब नहीं होता है। फिर सेवेंथ मेथड है इंसिनरेशन, है ना। इंसिनरेशन में क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? उसको बर्न करते हैं। इट इज एरोबिक मेथड, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ओके, इट इज अ सैनिटरी मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल
Prior separation of materials like combustible and non-combustible will reduce the load on furnace and shall compensate the cost of this separation. अगर हम पहले से सेपरेट कर लेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा ना, जो हमारा वो इंसिनरेटर जहाँ पे जो वो फर्नेस है जिसके अंदर हम बर्न करेंगे तो उसके ऊपर भी लोड कम पड़ेगा, है ना। एक तो तुम सेपरेट करके डालो, एक मिक्स डाल दो, तो मिक्स वाले में तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। आफ्टर दैट द लेफ्ट आउट एशेस एंड क्लिंकर्स, क्लिंकर्स मैंने बताया था ना, लार्ज फ्यूज मासेस ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल, है ना, जो ऐश होती है फ्रॉम द इंसिनरेटर अलोंग विद नॉन रिसाइकल्ड इनकम्बस्टिबल मटेरियल में हाउएवर मेजर as 10 to 25% of the original waste which in any case shall have to be disposed by sanitary landfilling or in some other productive method। तो इसके अंदर जो लेफ्ट आउट चीज है जैसे कि एशेस, अब जला है कुछ तो एश निकलेगी, क्लिंकर भी होगा इसके अंदर, कुछ नॉन जिसको हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते, और इनकम्बस्टेबल मटेरियल है उसको भी हम क्या करेंगे, फिर या तो सैनिटरी लैंडफिल में डालेंगे या कोई और मेथड यूज करके उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है। इसका वेस्ट प्रोडक्ट को भी डिस्पोज करेंगे, ये खुद एक डिस्पोजल का मेथड है। Now the heat produced during burning of refuse is used in the form of steam power for running turbines to generate electricity. Now incinerator besides used for burning city refuse are quite helpful for burning of the hazardous solid and liquid waste for the hospital and the industries। ठीक है, हम इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट तो बर्न करते ही करते हैं, बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द बर्निंग ऑफ सॉलिड hazardous waste from the industries and the hospitals। ये आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंसिनरेटर्स जो होते हैं। Now there are two types, yeah, rotary kiln and liquid injection। ये डिटेल में अभी आगे देखेंगे, ये जो आगे ये लिखे हैं ना प्रॉपर्टीज, ये किसके, इंसिनरेशन की। Now it is an oxidation process and exothermic process। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पता है ना क्या होते हैं? हाँ जी मैम पता है। क्या बताओ, पता क्या है। बताओ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें से जब वो रिएक्शन होते तो हीट एवॉल्व होती है, निकलती है, तो एंडोथर्मिक वो हो गए जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है जिसको हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक। Now the solid waste reaching the incinerator are generally quite wet in spite of their high calorific value. It is generally found necessary to dry them out before burning। Obviously उसको बर्न करना तो हम क्या करेंगे, उसमें से पहले जो मॉइस्चर है उसको रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ड्राई जितना वेस्ट होगा उतना अच्छा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। After that, by operating the incinerator, the following points: first of all, the charging should be thoroughly and rapid। ठीक है, उसकी चार्जिंग क्योंकि टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा उसको रैपिडली। After that, each batch of refuse entering the furnace is well mixed and the proportion of fuel in the charge are adjusted to provide complete combustion and proper temperature। एक अगर हमें complete combustion या अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें प्रॉपर मिक्सचर को फर्नेस में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, if refuse containing 80% garbage and 20% rubbish will normally burn, ठीक है, it will burn without any auxiliary fuel but preheated air is required। उसमें कोई हमें अलग से एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर 50 to 60% गार्बेज है और 40% हमारा रबिश है तो इट विल बर्न सेपरेटली विदाउट एनी प्रीहीटेड एयर, ठीक है। और अगर ऑक्सिलरी मींस कोई भी, या तो तुम कॉल डाल रहे हो मींस अलग से फ्यूल देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। फिर लेस देन अगर 50% गार्बेज है, अब देखो जैसे जैसे गार्बेज की वो कंसंट्रेशन या उसका क्या बोल सकते हैं, उसका रेशो कम हो रहा है और रबिश ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट। क्योंकि रबिश में देखो दोनों चीजें आते हैं ना, कंबस्टेबल और इनकम्बस्टेबल दोनों आती है। गार्बेज में तो वो वाला वेस्ट है जो किचन या किसी उससे निकलेगा तो वो तो इजिली बर्न हो जाएगा। कंबस्टेबल है अगर उसमें से मॉइस्चर को हटा देंगे तो वो बर्न हो जाएगा ना इजिली, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे गार्बेज की परसेंटेज ज्यादा है तो वो बहुत इजिली बर्न हो रहा है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सिलरी फ्यूल, ओके। अब यहाँ पे देखो जहाँ पे लेस देन 50% गार्बेज है और रबिश की अमाउंट ज्यादा है, रबिश का परसेंटेज ज्यादा है, तो वहाँ पे फ्लैशी फायर विल रिजल्ट, एकदम से फ्लैशेस आएंगी, है ना, क्योंकि उसके अंदर वैसा मटेरियल है ना, इनकम्बस्टेबल, कम्बस्टेबल, प्लास्टिक, ये सारी चीजें होंगी। Now the minimum temperature in the combustion chamber should be larger than 670 degrees Celsius, ठीक है, to incinerate all organic matter and oxidize foul smelling gases। तो हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा सो दैट कि हमारा पूरा ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाए और कोई भी वहां पे फाउल स्मेलिंग गैसेस प्रेजेंट ना हो। इफ द स्टीम इज टू बी जनरेटेड, अगर हमारा शीतल म्यूट करो, मैम क्वेश्चन पूछना, तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है तो पता नहीं तुम्हारे वहां से मेरी आवाज क्यों आती है। तुमने दो जगह वो क्या हुआ है क्या लॉगिन?
मैम लैपटॉप में किया हुआ एक ही जगह है। तो मेरी आवाज क्यों नहीं? पता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है वो ना, ऐसे आवाज आती है रिपीट होगी। हाँ, पूछो, इको चलो होता है क्वेश्चन तो ना। पूछो तुम, क्वेश्चन पूछ के म्यूट कर लेना फिर बोलो। यही पूछना था कि अगर गार्बेज ज्यादा है तो वो इजीली कैसे बर्न होगा, क्योंकि वो तो बायोडिग्रेडेबल है ना, सारा ऑर्गेनिक मैटर है, किचन का वेस्ट है वो वाला। हाँ तो म्यूट करो पहले। हाँ अब सुनो मेरी बात, अगर गार्बेज जो किचन का वेस्ट है उसमें से तो मॉइस्चर निकाल दोगी, बायोडिग्रेडेबल है तो कंबस्टेबल भी तो है, वो जल भी तो इजिली जाएगा। तुम केले का छिलका है उसमें से मॉइस्चर रिमूव कर दो, बहुत इजिली बर्न हो जाएगा। यस मैम। हो जाएगा ना। इंस्टेड ऑफ रबिश में क्या है, कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल दोनों चीजें आती हैं, याद है ये चीज? अनम्यूट करो। ठीक है मैम, आ गया समझ। आपने बोला ना मॉइस्चर रिमूव कर देना पहले, फिर हो जाएगा, विदाउट उसके हो रहा था। ठीक है। हाँ मैंने बोला भी और मैंने आप पढ़ाया भी था कि इसमें से आप मॉइस्चर रिमूव करोगे, वो बात नहीं सुनी होगी है ना। कहाँ पे बताया था? मैंने भी तो बताया था तुम्हें कि मॉइस्चर रिमूव करना, बताया था बच्चों। यस मैम। मैम एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था। पैलेटाइजेशन में। मैम उसका कॉम्पैक्शन हो गया ना वो, अगर मॉइस्चर रिमूव कर दिया। हाँ बताया था ना मैंने कि एक ऐसा मिक्सचर होना चाहिए जिससे हम इजिली उसको इंसिनरेट कर सके। और मैम उसका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा अगर मॉइस्चर कम होगा तो। ठीक है, तो इसलिए गार्बेज अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, इजिली बर्न हो जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे, अगर तो हमें सारे ऑर्गेनिक मैटर को जलाना है और हम हमारा मेन एम ये ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ पे कोई भी फॉल स्मेलिंग गैसेस ना हो, तो हम कौन सा टेम्परेचर यूज करेंगे? वी विल यूज 670 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हमें स्टीम जनरेट करनी है तो हम टेम्परेचर कितना यूज करेंगे? 1000 डिग्री सेल्सियस। स्टीम क्यों जनरेट करें? अगर हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ना कि उससे स्टीम जनरेट होती है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनानी तो आप 670 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज कर सकते हो, अगर बनानी है तो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको यूज करना होगा। ओके शीतल समझ आया? मैम आ गया समझ। ठीक है। अच्छा तोयबा वो क्लास में दिख नहीं रही हो? यस मैम। ठीक है, वीडियो क्यों ऑफ कर लेते हो तुम लोग? क्या किससे छुपने की कोशिश करते हो? मैम मैं साथ में कुछ बनाती रहती हूँ खाने को। क्या कुछ खा रहे थे इसलिए? मैम हाँ कुक करती हूँ तो फिर। अच्छा ठीक है, तो मुंह में डालने के बाद ऑन कर लिया करो, वो तो एकदम से खा लिया करो, लेकिन ऑन रखा करो वीडियो। पता नहीं चलता ना मुझे, एक्सप्रेशन देख के पता चलता है कि किसको समझ आ रहा है, वो समझ आ जाता है मुझे। और सुरभि का तो मुझे बस दिखती है आंखें आंखें, हाँ आज तो दिख रहा है फेस। चलो चलो अभी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है इसकी। देखो मेरिट्स क्या, एक तो हम इससे स्टीम जनरेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, कोई ऑर्डर फॉर्मेशन नहीं होगा, स्मेल गैसेस नहीं आएंगी, रिफ्यूज डिस्पोजल का भी कोई वो नहीं होगा क्योंकि सारी चीजें बर्न हो जाएंगी, तो इससे रिफ्यूज भी कम ही होता है। इसके डीमेरिट्स क्या क्या, देखो ये डीमेरिट्स को बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया भी है, दैट इट रिलीजेस टू हार्मफुल गैसेस डायोक्सिन एंड फ्यूरेंस। ये आपने सुना है ना, ये गैसेस सबसे ज्यादा हार्मफुल गैसेस होती है। के बारे में, गैसेस के बारे में मैम एक पीवाईक्यू था ना आज, उस पर लिखा था कि विच इज द मोस्ट हार्मफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर। हाँ तो CFC भी दिया हुआ था, CO2 भी दिया था, मीथेन भी दिया और ये था, भी दिया होगा डाइऑक्सिन्स भी दिया था। तो अगर हम लेम में देखें तो हम CFC को कंसीडर करते हैं। डाइऑक्सिन है। ये है डायोक्सिन एंड फ्यूरेंस, यही होगी हाँ मोस्ट हार्मफुल, सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस यही है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो देखो कि ये कहाँ से रिलीज होती है। दीज आर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर कार्सिनोजेनिक है ना। क्या? मैंने कहा मैम ये कार्सिनोजेनिक है ना। हाँ वही अभी मैं बता रही हूँ कि ये यहाँ से तो रिलीज होती है, बाकी और जगह से भी होती है। These are highly toxic substances that are produced as byproduct of incineration, chemical processing, chlorine bleaching of paper
एंड पल्प, बर्निंग ऑफ डीजल फ्यूल एंड यूज ऑफ सम हर्बिसाइड। सो इतने सारे इसके क्या है सोर्सेज है। दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड फॉर एनी कमर्शियल यूज एंड दे आर द रिजल्ट ऑफ एंटायर ह्यूमन एक्टिविटी। ये कहीं पे भी मैन्युफैक्चर नहीं की जाती। ओके, डायोक्सिन डू कॉज कैंसर इन लैब एनिमल्स बट देयर इज enough uncertainty whether they cause cancer in human, that is why they cause probability of having cancer। humans में कोई अभी तक ऐसा वो नहीं कि डायोक्सिन से कैंसर होता है, बट लैब एनिमल्स में होने के करता है उसमें कैंसर। ठीक है, most of the exposure to human is airborne emission that settle on plants and grasses and they make their way up to food chain, beef, dairy, pork and poultry product that we consume। तो इस तरीके से डायोक्सिन ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, अब furans and dioxin both consist of benzene ring that are linked together with oxygen bridges। ये इनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें 5 रिंग होती है, किस तरीके से होता है। When combustion occurs of over the 900 degrees Celsius with residence time of over 1 to 2 seconds, dioxin and furan emission in the furnace can be reduced to non-detectable level। ठीक है, अगर बहुत 900 डिग्री सेल्सियस का हम टेम्परेचर में जलाएंगे इंसिनरेटर में तो ये गैसेस नहीं निकलेगी फिर। ओके, नाउ हेवी मेटल्स भी निकलते हैं कुछ इंसिनरेटर से। हेवी मेटल्स सच एज लेड, जिंक, कैडमियम, आर्सेनिक एंड मर्करी आर द पार्ट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। होते हैं ना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, पढ़े थे हमने, घरों से जो वेस्ट आता है उनके अंदर ये सारे हेवी मेटल होते हैं। एंड व्हेन दे बर्न बिकम पार्ट ऑफ गैसेस, अब हम इनको बर्न करेंगे तो गैस की फॉर्म में चले जाएंगे। पार्टिकल दैट लीव कंबशन चैम्बर एंड अप एज अ पार्ट ऑफ ऐश, जो वहां से ऐश निकलेगी उसके अंदर भी हेवी मेटल होंगे। नाउ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक material to control the flue gas is mercury, which have lowest boiling point of all metal। it is hard to cool flue gases enough to cause mercury gases vapor to condense, so it may not be effectively removed by control system। तो मरकरी को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद है इंसिनरेटर ऐश। ऐश जो निकलती है वहां से, उसको हम दो तरह की ऐश होती है, एक होती है फ्लाई ऐश, एक होती है बॉटम ऐश। फ्लाई ऐश कौन सी होती है? फ्लाई ऐश मैम वो होती है ना जो स्मोक के साथ ऊपर चली जाती है। हाँ, ठीक है, बॉटम ऐश बॉटम वो हो ऐश है जाती जो है नीचे रहेगी। ठीक नीचे है, रह जाती है। क्या आप देखो देयर आर टू, क्या क्या कंसर्न है इससे, एनवायरमेंटल कंसर्न ऐश से। इट इज अ नेचर ऑफ ऐश दैट इट कैन बिकम इजीली एयरबोर्न व्हिच इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इनहेलेशन, है ना। अगर वो फ्लाई ऐश है तो इनहेल कर लेंगे हम उसको। व्हेन ऐश इज डिस्पोज्ड इन लैंडफिल इट बिकम एक्सपोज्ड टू एसिडिक कंडीशन, और जहां पे भी एसिडिक कंडीशन होगी तो हेवी मेटल उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो क्या करेंगे, वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे। चीज मैंने बताई थी आपको लैंडफिल में ना, और वो लीचेट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा दैट एनहांस द ease with which metal dissolve into leachate and the common heavy metals like lead and this one cadmium are common in fly ash। Fly and bottom ash are typically combined and conventional clay or plastic liner which are much cheaper option and they decompose in landfill। Incinerator ash consists of 90% of bottom ash होती है, उसमें 10% होती है fly ash। ठीक है, ओके अब तुम ना इसमें फ्लाई ऐश के बारे में और भी चीजें लिख लो, वो ना यहाँ पे है नहीं इसमें पीडीएफ में। क्योंकि फ्लाई ऐश में काफी क्वेश्चन आते हैं कई बार। फ्लाई ऐश तो हमें पता ही चल गया, डेफिनेशन तो इसकी क्या है। I will write the other points that fly ash are micron sized earth elements primarily of silica, aluminum एंड आयरन। ये इन चीज की बनी होती है फ्लाई ऐश बेसिकली ना। when fly ash is mixed with water,
The fly ash forms a cementitious compound with properties very similar to पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, सीमेंट की तरह हो जाती है अगर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। देखो फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। पोर्टलैंड सीमेंट है मैम। हाँ सीमेंट, ये तो सीमेंट की जगह भी इसको यूज करने लगे आजकल। इसकी ब्रिक्स देखी तुमने फ्लाई ऐश की? हाँ मैम, अभी तक नहीं रखी। हाँ किसी ने नहीं देखी? देखिए मैम, कैसी होती है? मैम ऐसी ग्रेइश कलर की होती है। हाँ है ना, वो चीप भी है, सस्ती पड़ती है तो लोग इनको ज्यादा आजकल यूज कर रहे हैं। 5 रुपीज के मैम एक। थर्ड है रोड एंड रोड कंस्ट्रक्शन। ये आगे क्या मैम? फाइल अमेंडमेंट्स, फ्लोरिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ, हाँ ये क्या मैन्युफैक्चर ऑफ? एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस प्रोडक्ट्स, एस्बेस्टोस प्रोडक्ट। अब देखो एश फ्रॉम कोल कंबशन। सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट, अच्छा कोल कितने टाइप का होता है? 4 नाम टाइप का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस सब बिटुमिनस और मैम लिग्नाइट एंड पीट, है ना। यस मैम। ये तो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किसके अंदर होगा? एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट के अंदर। इंडियन कोल इज मोस्टली ऑफ सब बिटुमिनस टाइप। म्यूट करो, म्यूट। हैश कंटेंट, मैम इंडिया में एंथ्रासाइट होता ही नहीं है ना? क्या? मैम इंडिया में एंथ्रासाइट मिलता नहीं है? नहीं, बहुत हाई क्वालिटी का वो है वो ना, महंगा भी है वो। ऐश कंटेंट इन इंडियन कोल is ranging from 35% to 50%। इतना होता है ऐश कंटेंट इसके अंदर। अब देखो जो ऐश निकलता है ना थर्मल पावर प्लांट से,
Three types of coal ash available from thermal power plant. पहला है ड्राई एश। It is collected from different rows of electrostatic precipitator in dry form. Second है इसका bottom ash, And different rows collected from different. row ROW, collected at the bottom of the boiler furnace. And they have better geotechnical properties. जियो टेक्निकल क्या हो गया? जियोटेक्निकल क्या होंगे बताओ? जियो क्या होता है? जियो जियो मतलब अर्थ, जियो अर्थ से मीन्स रिलेटेड अर्थ। ना, वहां पे कोई भी टेक्निकल अगर वो करेंगे हम, कोई भी होता है ना, फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हैं हम। अभी मैंने लिखवाए भी थे ना बहुत सारे यूजेस, ठीक है, इंडस्ट्रियल उसमें भी होता है। कोई भी अगर माइनिंग वगैरह कुछ भी ऐसा हो रहा है, कहीं पे कोई भी टनल बनाई जा रही है, तो वहां पे इन सब चीजों का यूज हो सकता है, ठीक है, जियो टेक्निकल। थर्ड है, हो गया ये। Yes, ma'am. फिर पॉन्ड ऐश, फ्लाई ऐश एंड, हाँ, फ्लाई ऐश एंड बॉटम ऐश are mixed together
हो गया? अब देखो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के मेथड लिख लो, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से कहीं उठा के तो ले जाएंगे ना इसको। फर्स्ट वन इज द ड्राई फॉर्म में, जिस तरीके से हम वो लेके जाते हैं ना, जैसे सीमेंट होती है, सीमेंट को पूरे पैकेट में डाल के ले जाते हैं ना, तो इसी तरीके से इसको ले जाएंगे, सिमिलर टू सीमेंट। ये तो ड्राई मेथड। सेकंड होता है कंडीशन। मैम ये क्या लिखा है, एक्सेस वाटर इज डिसेंटेड? या एक्सेस वाटर इज डिकेंटेड, उसको निकाल देते हैं पानी को। ओके। कंडीशन में क्या होता है, वाटर इज एडेड टू मेक इट कॉम्पैक्ट so that के transportation will be easily to make it compact. स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल का मतलब है कि हम उसको पाइल्स की फॉर्म में, मीन्स एक जगह पूरा इकट्ठा करके रख लेते हैं और बाद में उसको यूज किया जाता है। फिर फोर्थ है हमारा लेगून। स्लरी की फॉर्म में इसको रखेंगे। बस इनके ना नाम थोड़ा सा याद रखना, आज तक क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है वैसे इससे। डन। यस मैम। अब देखो फ्लाई ऐश को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारा टाइप ऑफ फ्लाई ऐश एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, that is IS 3812-190-81। सो इसमें होता है, पहला होता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 का फ्लाई ऐश क्या होगा, इट इज derived from bituminous pond, having क्या क्या चीज होती है इसके अंदर, SiO2 प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3 ग्रेटर देन 70% होता है ये तीनों। फिर बी है ग्रेड 2, it is derived from lignite, and this is SiO2 plus Al2O3 plus Fe2O3, उसमें क्या होगा 70 to 50% होगा। टाइप ऑफ फ्लाई ऐश एज पर ASTM। ASTM क्या, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। मैम 70 to 30 है या 50%? 50-50 यह टाइप सी होगा इसमें। इट इज प्रोड्यूस from the combustion of lignite or subbituminous pod।
and it contains CaO higher than 10% and have cementitious property. It is produced from combustion of bituminous or anthracite coal contain CaO higher than 10%. एक सेकंड लिख लो आप लोग। अब थर्ड टाइप है, थर्ड क्लासिफिकेशन है on boiler based on boiler operation. Boiler operation. इसमें लो टेम्परेचर फ्लाई ऐश, when the combustion is below 900 degrees Celsius. Second, high temperature. Temperature when combustion is below. Combustion is above 900. Done? एक मिनट में मैम चलते हैं पीडीएफ पे। धन्यवाद। अब आता है हजार्डस वेस्ट। पहले बायोमेडिकल वेस्ट करेंगे हम। बायोमेडिकल वेस्ट इट कैन बी सॉलिड वेस्ट और इट कैन बी लिक्विड वेस्ट ना। क्या सॉलिड वेस्ट क्या होगा, जैसे कॉटन बॉटल्स, बॉक्सेस, पीपी किट्स या सिरिंजेस हो गए। एंड लिक्विड वेस्ट इट इंक्लूड्स द केमिकल्स और वॉश ऑफ वेस्ट। बेडशीट वगैरह वॉश होती है ना, जो उससे वेस्ट निकलता है, दिस इज द लिक्विड वेस्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, इसका लेबलिंग ऑफ, ये तुमने कभी देखा होगा लेबल ना कहीं, उस पे कोई भी
होती है ना, कोई भी ड्रग्स होती है, ड्रग्स इन द सेंस कि कोई भी पॉइजन वाली बॉटल होती है तो उसके ऊपर ये इस तरीके का साइन बना होता है कई बार, तो ये साइटोटॉक्सिक है, मींस इट कैन किल और डैमेज द सेल्स। नाउ द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सो पहला है केमिकल डिसइंफेक्शन व्हिच इज अ केमिकल प्रोसेस, एंड अदर देन आर द थर्मल प्रोसेस लाइक ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड इंसिनरेशन एंड लैंड डिस्पोजल। लैंड डिस्पोजल तो थर्मल नहीं है, लेकिन ये ऑटो, हाइड्रो, माइक्रो एंड incineration all are thermal process, and the chemical disinfection is the chemical process. So first of all we will do the chemical disinfection, क्योंकि अगर हमें जो भी डिस्पोजल का मेथड करना है उससे पहले हमें बायोमेडिकल वेस्ट को डिसइंफेक्ट करने के बाद ही हम कहीं उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा केमिकल डिसइंफेक्शन ही होता है। नाउ इन दिस मेथड वेस्ट इज डिसइंफेक्टेड, ठीक है। क्लोरीन कंपाउंड such as bleaching powder, other chemicals like iodine, alcohols, phenolic compound, hexachlorophene, hypochlorite, formaldehyde is can also be used. Bleaching powder सबसे ज्यादा यूज करते हैं, that is 1% solution of hypochlorite, सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं for the disinfecting agent, ठीक है। होता है ना डिसइंफेक्शन क्लोरीन से, पानी में भी तो होता है ना। Yes, ma'am. Now it can be used for disinfection of waste such as blades, catheters, sharp-like needles, syringes, which can be buried after disinfection and shredding. ठीक है, इनको डिसइंफेक्ट करके फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, दबा देंगे नीचे आफ्टर श्रेडिंग, उनको तोड़ के। आफ्टर दैट ऑटोक्लेविंग सेकंड मेथड है। अब इनके ना आप लोग नाम याद रखना, एक एक चीज याद रखना, इनके बारे में क्वेश्चन आया है यहाँ से ना लास्ट टाइम नहीं, प्रीवियस ईयर में। सो ऑटोक्लेविंग में क्या है, देखो इसको स्टीम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। ऑटोक्लेव सभी ने यूज किया है ना, सभी ने यूज, प्रेशर कुकर की तरह जो होता है लैब्स में, तो नहीं किया, बीएससी में भी नहीं किया मैम किया, कोई बात नहीं मैम, बीएससी में ईवीएस में, बीएससी में नहीं बीएससी में पूछ रही मैं, नहीं, किस सब्जेक्ट में? नहीं किसी में भी किया हो, नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात। देखो क्योंकि ऑटोक्लेव तो उसमें भी यूज होता है, माइक्रोबायो में भी, बायोटेक में, हर जगह यूज होता है, ठीक है। ऑटोक्लेविंग क्या होता है, इसको स्टीम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि स्टीम की हेल्प से क्या कर रहे हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, या वेट थर्मल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। टेम्परेचर का भी काम है और वेट भी है, पानी भी होता है ना इसके अंदर, स्टीम होती है, या लो हीट थर्मल प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कितना टेम्परेचर इसका, 121 डिग्री टेम्परेचर पर मिनट। इन दिस मेथड स्टीम इज ब्रिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट इन अ कंट्रोल मैनर। एक पूरा ऑटोक्लेव होता है, प्रेशर कुकर की तरह होता है इतना बड़ा, उसके अंदर स्टीम होते हैं, उसके अंदर हमें जो भी डिसइंफेक्ट करना है उसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो 3 तरह के होते हैं ऑटोक्लेव। फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी सिस्टम, मींस इट ऑपरेट एट द स्टीम टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस एंड रिक्वायर साइक्लिक टाइम ऑफ 60 to 90 मिनट, ठीक है। हर 60 to 90 मिनट में हमें इसको बार बार वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है प्री वैक्यूम ऑपरेटेड टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर याद रखना 132 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम इज 60 to 30 मिनट। Retort type consists of large volume treatment chamber designed for much higher steam and pressure and cyclic time is higher than the above two। ये इसमें काफी अच्छे से वो हो जाता है डिसइंफेक्ट। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोक्लेव, इज द इनोवेशन ऑफ ऑटोक्लेव। इन दिस ऑटोक्लेव में क्या था, डायरेक्ट हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वो दे रहे थे ना उसको स्टीम, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था, बट हियर इट इज इन इनडायरेक्ट हीटिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग स्टीम इनटू द आउटर जैकेट ऑफ डबल वॉल कंटेनर। एक डबल वॉल कंटेनर होगा, ठीक है। अब वो जो डबल वॉल है उनके बीच में क्या होगी, हीट हम देंगे, ठीक है। व्हाइल द वेस्ट इनसाइड द इनर कंटेनर इज टर्न्ड बाय द suitable mechanism, this causes the waste to be fragmented and continuously tumbled against the hot vessel wall, ठीक है। वो अंदर हिलता रहेगा तो बार बार वो वॉल के लग के टूटता भी रहेगा साथ साथ, क्योंकि हमें उसको श्रेड भी करना है। Now the moisture content of the waste changes into the steam and the vessel start to pressurize। तो यहाँ पे क्या होगा, जो moisture content present होगा वेस्ट के अंदर वो steam में बदल जाएगा and the vessel start to pressurize। as in autoclave में भी प्रेशर बनता है ना। In the absence of enough moisture in the waste to pressurize vessel, a small amount of steam is added until the desired pressure is reached। Treatment time is hardly 15 minutes if temperature is 132 degrees Celsius and 30 minutes if temperature is 121 degrees Celsius। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम टाइम तुम्हें लगेगा
ठीक है. In this sufficient sterilization occur and the resultant waste is fragmented and dehydrated with reduction in volume and weight. Remember this thing, हाइड्रोक्लेव में उसके फ्रेगमेंट्स भी बनते हैं, वो डिहाइड्रेट भी होता है और कितना इसमें वॉल्यूम और वेट में भी रिडक्शन होता है. Now we come to the microwaving. माइक्रोवेव से क्वेश्चन आया था. The thermal treatment describe how the waste is being externally while in microwave. बाकी में क्या था, हम वेस्ट को बाहर से वो दे रहे थे ना हीट, लेकिन इसके अंदर माइक्रोवेव्स का पता ही है ना तुम्हें क्या करते हैं. माइक्रोवेव्स अंदर पेनिट्रेट करेंगे जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा. ठीक है, वेस्ट मटेरियल के अंदर भी कोई पैथोजेंस होंगे ना, अंदर घुस गए होंगे तो उनको वहां जाके किल करेगा ये. हीटिंग अकर इनसाइड द वेस्ट मटेरियल. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व प्री स्टडिंग द वेस्ट. इसलिए हमें वेस्ट को पहले तोड़ना पड़ेगा. इंजेक्टिंग विद द स्टीम एंड हीटिंग इट फॉर 25 मिनट एट 25 डिग्री सेल्सियस अंडर सीरीज ऑफ माइक्रोवेव यूनिट. माइक्रोवेव इज डिजाइन्ड एट द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशंस होती है ना, पता है ये चीज हमें, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 3000 microhertz to 3 lakh microhertz, and the microbial inactivation occur as a result of thermal effect of radiation and not from any intrinsic non-thermal property. तो inactivation कैसे होता है, disinfection कैसे होता है इसमें, कि वो उनकी microbes की activity को inactive कर देगा अंदर जाके penetrate करके. Okay. Now microwaving cannot be used for human organs and tissue waste, and this technique does not reduce the volume of waste also. But hydroclave reduce the volume and weight of waste ना. तो ये था हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट. उसके बाद हम जो भी करना है हमने, ये ट्रीटमेंट के बाद हम उसको इंसिनरेट करेंगे, डिस्पोज करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा तुम्हें ये, क्योंकि वो वाले टेबल जो मैं कल बताया था, मैं कब पढ़ाया था मैंने तुम्हें, कल क्लास दी थी क्या, भूल भी जाती मैं. तो टेबल बताया था ना मैंने बायोमेडिकल वेस्ट का, है ना. तो उसमें ये भी लिखा होता है कि जो रेड कलर के अंदर तुम डालोगे उनको किस तरीके से डिस्पोज करोगे, लिखा है ना उसमें. ठीक है, तो डिसइंफेक्शन मैंने बता दिया और वो प्रोसेस हमने पढ़ ही लिया. या तो पायरोलिसिस होगा, इंसिनरेशन होगा, लैंडफिल होगा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके बाद है हजार्डस वेस्ट. हजार्डस वेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है. 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है मेन. पहले मेरे को बता दो कोई. मैम एक तो इग्निश होना चाहिए कि वो कितने टेम्परेचर पे बर्नेबल है, और मैम कोरोसिव इन नेचर होना चाहिए, टॉक्सिक होना चाहिए, और मैम आर से कुछ था, रिएक्टिव, यस रिएक्टिविटी होनी चाहिए मैम. रट लो इनको, 4 बिल्कुल आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या. सबसे पहले इग्नाइशेबल. ठीक है, कि वो जल जाए. ठीक है, सब्सटेंसेस व्हिच इजीली कैचेस द फायर. जल्दी से जो जल जाएगा वो हजार्डस इन नेचर होगा. ओके, जिसके अंदर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक होंगी या एक भी होंगी तो वो हजार्डस इन नेचर उसको कंसिडर किया जाएगा. ओके, उसके बाद है कोरोसिवनेस. इट इंक्लूड्स लिक्विड विद पीएच लेस देन 2 और ग्रेटर देन 12.5. या तो ज्यादा एसिडिक हो या ज्यादा बेसिक हो, उनको हम बोलेंगे कोरोसिव इन नेचर एंड दे आर हजार्डस इन नेचर. ओके, आफ्टर दैट रिएक्टिव. ऑब्वियसली जो क्या होंगे, अनस्टेबल कंडीशन में होंगे, वो जल्दी रिएक्ट करेंगे ना. यस मैम. ठीक है, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, दे आर हजार्डस इन नेचर. उसके बाद है टॉक्सिक, जो कि दो सब्सटेंसेस आर हार्मफुल और फेटल. फेटल मींस डेथ कोज हो जाए व्हेन इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब, तो वो भी हमारे क्या होंगे, हजार्डस इन नेचर होंगे. ठीक है, अब देखो 3 कैटेगरी होती है hazardous waste की. फर्स्ट वन इज द सोर्स स्पेसिफिक वेस्ट. means it includes sludges and wastewater from the treatment and production process in specific industry. जहां से हमें पता है कि भाई ये वाला वेस्ट इस इंडस्ट्री से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सोर्स स्पेसिफिक. मान लो पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, हमें पता है कि वहां से कौन सा हजार्डस वेस्ट आएगा क्योंकि हमें उसका प्रोसेस पता है कि वो क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, है ना. या वुड प्रिजर्विंग है, वहां से भी हमें पता है. उसके बाद होता है बेटा जेनरिक वेस्ट. इट इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज सॉल्वेंट यूज इन डीग्रीसिंग. जेनरिक की हम कोई और चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे जेनरिक वेस्ट. ठीक है, मान लो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो उसमें हम कुछ अलग अलग सॉल्वेंट्स डालते हैं ना. हम सॉल्वेंट तो नहीं बना रहे, लेकिन हम सॉल्वेंट को किसी और चीज की मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जेनरिक वेस्ट. ओके, हाँ. उसके बाद है कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट. इट कंटेन्स स्पेसिफिक केमिकल प्रोडक्ट सच एज बेंजीन. कोई भी स्पेसिफिक केमिकल या कोई भी स्पेसिफिक पेस्टिसाइड कहीं से निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट, क्योंकि वो वहां पे बनाया जा रहा होगा कोई पेस्टिसाइड या कुछ भी. ठीक है, अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है.
अब हजार्डस का भी यही है कि पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। ट्रीट का वही मतलब है कि हम इसको, इसमें से ये जो चारों प्रॉपर्टी है, इसकी चारों प्रॉपर्टी को हम रिमूव करना है। ओके, टॉक्सिक नहीं रहने देना उसको, रिएक्टिव नहीं रहने देना, कोरोसिव नहीं रहने देना, ठीक है, चारों प्रॉपर्टी को हमें रिमूव करना है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फिजिकल मेथड। चलो केमिकल किए हुए तो केमिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएच न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत एसिडिक है, बहुत बेसिक थी ना, तो हमें उसको न्यूट्रल पे लेके आना है। तो वो कैसे करेंगे हम, अगर वो एसिडिक है देन वी विल यूज द स्लेक लाइम। लाइम यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि लाइम क्या होता है, बेसिक होता है। द रेट ऑफ एडिशन ऑफ लाइम इज कंट्रोल विद द फीडबैक कंट्रोल। हम अब आप बोलोगे कि उसको ऐड करते रहेंगे तो वो तो बेसिक हो जाएगा, लेकिन वहां पे पूरा एक वो होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जो आपको बता देगा कि हाँ आपका पीएच इतना हो गया। ओके, नाउ alkaline wastewater may be neutralized by adding acid or by bubbling in gaseous CO2 which will form the carbonic acid। अगर ज्यादा बेसिक है 12.5 से ज्यादा उसका पीएच है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर CO2 डाल देंगे। CO2 एसिडिक की नेचर होती है, क्योंकि हमें एसिड को बेसिक बनाना है, बेसिक को एसिड बनाना है, मींस कि उसको न्यूट्रल पीएच तक लेके जाना है। ओके, उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। ये ट्रीटमेंट की मेथड है हजार्डस वेस्ट की। नाउ द एबिलिटी टू एडजस्ट, अब जो हमने ऊपर पीएच एडजस्ट किया है वो इसमें प्रेसिपिटेशन में भी हेल्प करेगा। is important not only for the waste neutralization but also because it facilitates other chemical processes that actually removes undesirable substance from the waste stream. Now a combined method of removing heavy metals from liquid waste is chemical precipitation which is pH dependent ना। अगर heavy metals को remove करना है बेटा तो वो pH dependent method होगा ना, क्योंकि जहाँ पे acidic pH होता है वहां पे तो बहुत soluble रहता है heavy metals, तो इसका मतलब हमें pH को neutral करना ही पड़ेगा chemical precipitation के लिए। Okay, so by properly adjusting pH the solubility of toxic metal decrease, it will leading the formation of precipitate that can be removed by filtration। जब उनकी solubility को हम रोक देंगे pH को न्यूट्रल करके instead of acidic, तो वो क्या होंगे, precipitate की फॉर्म ले लेंगे। Now the precipitation involve use of lime and caustic soda to form metal hydroxides. These metal hydroxides are relatively insoluble in basic condition. These metal hydroxides are amphoteric in nature। ठीक है। Now chemical reduction and oxidation method, redox और oxidation दोनों होगा इसके अंदर। redox reaction इसको हम बोलते हैं। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम हजार्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिडक्शन ऑक्सीडेशन मेथड, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस किस मेटल का ऑक्सीडेशन हो सकता है और किसका रिडक्शन होता है जब भी हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, now one of the important redox process is the reduction of hexavalent to trivalent, because we already studied this thing in the water pollution ना। Yes, ma'am. कि कौन सी फॉर्म क्रोमियम की टॉक्सिक इन नेचर होती है, क्रोमियम 6 पॉजिटिव होती है ना। Yes, ma'am. शीतल भूल गए। और मैम आर्सेनिक की 3। जी मैम याद है, क्रोम उसकी 6 पॉजिटिव, आर्सेनिक की 3 पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिडक्शन, उसकी फॉर्म चेंज कर दी ना हमने, क्योंकि ये ट्राइवेलेंट क्या होता है हमारा, लेस टॉक्सिक होता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे किस किस चीज का ऑक्सीडेशन होता है, बेंजीन, फिनॉल, साइनाइड, आर्सेनिक, आयरन एंड मैग्नीज, इनका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे जब भी हमें उसको ट्रीट करना है। रिडक्शन किस किस का होगा, क्रोमियम, मर्करी, लेड, सिल्वर, पीसीबी, ठीक है, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पीसीबी क्या होते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी? पॉलीक्लोरिनेटेड पॉलीक्लोरिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा ट्रीटमेंट का, दैट इज द यूवी रेडिएशन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कन्वर्ट ऑर्गेनिक इनटू सिंपल CO2 and H2O. A number of oxidant can be used including hydrogen peroxide, H2O2 is a type, also a type of oxidant. Okay, ओजोन एंड KMnO4, क्योंकि सभी में ऑक्सीजन है ना बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन कॉज करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ऑक्सीडाइजर इज OH रेडिकल। OH रेडिकल की केमिस्ट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एयर पोल्यूशन। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड कैन बी एनहेंस्ड बाय एक्सपोजिंग ऑक्सीडेंट्स सच एज H2O2, ओजोन टू UV लाइट। ठीक है, तो UV लाइट को भी हम यूज कर सकते हैं, ये पता ही हमें कि डिसइंफेक्शन के लिए हम UV लाइट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डीक्लोरिनेशन। It is a process of stripping chlorine atoms from the chlorinated compounds such as polychlorinated biphenyl। इनमें से हमें
क्या करना है, क्लोरीन एटम्स को रिमूव करना है। इट यूजेस अ मेटेलिक सोडियम रिएजेंट टू ब्रेक द क्लोरीन बॉन्ड। ओके, क्लोरीन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो रिएक्टिव नहीं होगा ना, Yes, ma'am. और टॉक्सिक नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। तो क्या यूज करके हम मेटल सोडियम रिएजेंट यूज करके हम क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करके क्लोरीन को वहां से रिमूव कर देंगे। ओके, उसके बाद आती है केमिकल प्रोसेस थे। अब हम फिजिकली हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सेडिमेंटेशन। इट इंक्लूड्स सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड फ्रॉम includes the separation of solid from liquid, taking advantage of gravity settling and natural flotation। थोड़ी देर तुम ऐसे रख दो उस लिक्विड को तो वो सॉलिड सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। Now the solid which gets settled down can be collected as a sludge। उसको sludge बोलते हैं ना, जो नीचे इकट्ठा हो जाता है। Yes, ma'am. And floating solid can be removed with the skimming device। जैसे झाग उतार देते हैं हम ऊपर से ना। इसके बाद है बेटा adsorption। Adsorption is a surface phenomena ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Adsorption is used to remove surface phenomena। क्या होता है तोयबा adsorption? नहीं पता? देखो, एक होता है एब्जॉर्प्शन जो अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा अपने, एक होता है एड्सॉर्प्शन जो सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा, ये सरफेस पे चिपक जाएगा वो उसके, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेना। नाउ एड्सॉर्प्शन इज टू रिमूव स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर दैट वुड नेवर सेटल आउट। जो कभी सेटल डाउन नहीं होते उनको हम क्या करेंगे, एड्सॉर्बेंट डालेंगे और वो अपने ऊपर उसको क्या कर लेगा, स्टिक कर लेगा, ठीक है। वन ऑफ द most commonly used adsorbing material is adsorbing है यहाँ पे granular activated carbon which have an enormous surface area, that is अगर इतना सा GAC तुम लोगे तो उसका जो एरिया होता है वो 1 एकड़ के बराबर होता है। ओके, एकड़ पता ही होगा ना तुम लोगों को, जमीन जायदाद वाले लोग होंगे, पता है एकड़ क्या होता है? यस मैम, Hectare. 2.5 जमीन हेक्टेयर में एकड़ ये भी तो होता है, आजकल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इतने एकड़ में बनी हुई है, वहां से भी पता चल जाता है ना। Area unit, ma'am. हाँ, और जिसके खेत है उनको तो पता ही होगा। चलो, उसके बाद है एरेशन। एरेशन किसके लिए करेंगे हम, एयर पास करके वॉलेटाइल कंपाउंड्स को रिमूव कर देंगे, है ना, जो हजार्डस है हमारे वॉलेटाइल कंपाउंड उनको हम वहां से रिमूव कर देंगे। द कंटेमिनेटेड वाटर इज स्प्रेड ओवर द पैकिंग मटेरियल इन अ टावर। एक पैकिंग मटेरियल होगा पूरा, एक टावर की फॉर्म में उसके अंदर मटेरियल होगा जिसके अंदर से हम अपना कंटेमिनेटेड वाटर को स्प्रे करेंगे और नीचे से क्या करेंगे, एयर पास करेंगे विच कैन रिमूव ओवर 95% ऑफ VOCs लाइक ट्राइक्लोरोइथाइलिन, बेंजीन, टॉल्यूइन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन। ये सारे वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, तो इनको हम रिमूव करेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, तो अब देखो फिर एक दूसरा है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट स्ट्रिपर। इट डज नॉट यूज ब्लोअर on packing material. In this series of nozzles spray contaminated water horizontally through the sides of a chamber, air passing through the chamber draws of the volatile। वो ये कि एयर को पास करके हम क्या कर रहे हैं, सारे वॉलेटाइल मैटर को रिमूव कर रहे हैं। ओके, और ये जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट स्ट्रिपर ये चीपर होता है बट इसकी पुअर परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोगों ने को मैंने पढ़ाया है वाटर ट्रीटमेंट जब हमने पढ़ा था, है ना। Yes, ma'am. तो बताएगा मुझे रिवर्स, हाँ महिमा बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। सबसे पहले बताओ कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, नहीं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, और रिवर्स में क्या होता है, लो से हाई की तरफ जाता है ना। हाई की तरफ। फिर आयन एक्सचेंज भी मैंने पढ़ाया था ना, वाटर ट्रीटमेंट जब हमने पढ़ा था आयन एक्सचेंज भी बताया था, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी बताया था, डिस्टिलेशन भी बताया था। Yes, ma'am. है ना। उसके बाद है फिक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन। हम उसको अनस्टेबल फॉर्म में जो चीज है उसको स्टेबल कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम अ वेस्ट एंड सॉलिडिफाइंग द रिमाइंडर ईदर बाय मिक्सिंग इट विद द स्टेबलाइजिंग एजेंट सच एज पोर्टलैंड सीमेंट। Solidification is mostly used in inorganic sludges. Okay.
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है माइक्रोब्स की हेल्प से, जो कि बहुत मुश्किल है हजार्डस वेस्ट में ना, कहाँ टिक पाएंगे बेचारे माइक्रोब्स ना। तो ये कब कर सकते हैं हम, फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद तो पॉसिबल है, अदरवाइज कोई ऐसा खुद का मेथड नहीं है बायोलॉजिकल की हजार्डस वेस्ट को वो क्या कर सके, ट्रीट कर सके। ओके, उसके बाद है थर्मल डिस्ट्रक्शन, कैसे करेंगे हम, वही थर्मल डिस्ट्रक्शन की टेम्परेचर जहाँ पे लाइक इंसिनरेशन। Now the principal measure of an incinerator performance is to know the destruction and removal efficiency, कि कितना डिस्ट्रॉय किया और कितना रिमूव किया। A DRE of 99.9%, 49 DRE बोलते हैं, means that one molecule of an organic compound is released to the air over 10,000 molecules entering the incinerator। अगर हमें 99.9% एफिशिएंसी चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने 10,000 मॉलिक्यूल डाले ना उसके अंदर अपने वेस्ट के, तो खाली एयर में एक मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। और अगर हमें चाहिए 99.99969 जहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो वो किसके लिए होता है, डाइऑक्सिन एंड फ्यूरांस के लिए, और ये 99.9 किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। क्या बच्चों, अब देखो क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो पूरी तरह से कंबशन कंप्लीट हो जाएगा। एक तो टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए वहां पे कंबशन चैम्बर का, दूसरा टाइम हम देंगे तभी वो अच्छे से जल पाएगा ना, लेंथ ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ टर्बुलेंस, टर्बुलेंस भी होना चाहिए उसके अंदर, एयर टर्बुलेंस तभी आएगा ना, जब मींस एयर तभी उसमें चलती रहेगी ना अगर टर्बुलेंस होगा, पता है ना ये चीज, मिक्सिंग होती रहेगी, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर कंबशन। तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि हमारा कंबशन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हजार्डस वेस्ट इंसिनरेटर, ठीक है, लिक्विड इंजेक्शन एंड रोटरी क्लीन, हजार्डस वेस्ट के लिए ये। नाउ द लिक्विड इंजेक्शन में क्या है, एज द नेम सजेस्ट आर मोस्ट कॉमन इवन दो दे आर यूजेबल ओनली फॉर गैसेस लिक्विड, क्योंकि लिक्विड ही नाम है इसका, इंजेक्शन की फॉर्म में डालते हैं तो सॉलिड को तो हम नहीं डाल सकते, सो वी यूज दिस ओनली फॉर द गैसेस लिक्विड्स एंड स्लरीज व्हिच कैन बी पम्प्ड थ्रू एटमाइजिंग नोजल, ठीक है। कल तुम लोग मुझे डिफरेंस बताओगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लरी एंड स्लज। स्लज में मैम सब कुछ होता है ना, उसमें सॉलिड लिक्विड सब कुछ, जो भी वेस्ट निकलता है म्युनिसिपल मतलब वेस्ट जो होता है या किचन से या जो भी एक सिटी से जो वेस्ट निकलता है वो होता है स्लज। हाँ, क्या होता है स्लरी में, और स्लरी को हम वो लिक्विड फॉर्म में सारा जो भी है उसको सबको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और स्लज में क्या बताया आपने, स्लज में सब कुछ मिक्स होता है, जैसे पीसेस ऑफ क्लॉथ्स जो भी मतलब एक पानी तो दोनों में होता है ना फिर। हाँ हाँ, पानी तो दोनों में होता है। तो स्लरी खाली पानी होता है, नहीं, पानी में जो भी वेस्ट लिक्विड की शक्ल में तो स्लज में भी होता है, आपने ये बोला कि पानी भी होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है ना, जैसे पीसेस ऑफ क्लॉथ। हाँ, तो वही परसेंट ही पूछना चाह रही हूँ मैं कि कितना स्लरी में क्या है ना, ये चीज देख के आना, ठीक है। प्रॉपर आंसर एकदम ठीक बोल रहे हो आप, बट प्रॉपर आंसर होना चाहिए, ठीक है। स्लरीज व्हिच कैन बी पम्प थ्रू एटमाइजिंग नोजल, जो ऐसी नोजल्स होती है जिसमें एटम के एकदम एटम के बराबर क्या जाएगा, लिक्विड जाएगा। नोजल एमिट्स टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वेस्ट दैट आर मिक्स्ड विद एयर एंड ऑक्सिलरी फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, फ्यूल ऑयल भी यूज किया जाएगा। द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर इज बर्न एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। एटम के फॉर्म में चेंज कर दिया, उसके बाद वो बर्न हो गई। नाउ रोटरी क्लीन, इट इज मोर वर्सेटाइल देन लिक्विड इंजेक्शन, बीइंग कैपेबल ऑफ हैंडलिंग गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स एंड स्लजिस। तो ये सॉलिड के लिए भी यूज हो सकता है रोटरी क्लीन। नाउ द मेन यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ स्लाइटली इंक्लाइंड रोटेटिंग, ये जो लिखा होता है ना क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम का पूरा वो लिखा होता है ये वर्टिकल, तो इसको ना डायग्राम को दिमाग में बनाते हुए चला करो। इट मेन कंसिस्ट ऑफ अ स्लाइटली इंक्लाइंड रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ 2 to 5 मीटर इन डायमीटर एंड 3 to 10 मीटर इन लेंथ। वेस्ट एंड ऑक्सिलरी फ्यूल आर इंट्रोड्यूस इनटू द हाई एंड, अगर इस तरीके से है तो इधर से हम डालेंगे, एंड द कंबशन टेक प्लेस व्हाइल द सिलेंडर रोटेट्स, द रोटेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द टर्बुलेंस व्हिच इंक्रीजेस द कंबशन एफिशिएंसी। तो ये होता है हमारा रोटरी क्लीन, ठीक है। डिस्पोजल हम कैसे कैसे करेंगे देखो,
लैंडफिल के, या तो हम क्या करेंगे, लैंडफिल में डाल देंगे, वेस्ट पाइल्स में डाल देंगे, इंजेक्शन वेल, सॉल्ट बेड फॉर्मेशन, अंडरग्राउंड माइंस या कंक्रीट बंकर्स। तो इस तरीके से हम हजार्डस वेस्ट को आफ्टर ट्रीटमेंट कैसे डिस्पोज करेंगे। ओके, ये लाइनर्स है, जो लाइनर्स हमने लैंडफिल में मैंने बताए थे ना आपको, वहां पे भी लिखे हुए हैं, शायद ये पहले भी लिखे हुए हैं। उसके बाद है ई वेस्ट। ई वेस्ट में ज्यादा कुछ है नहीं। ई वेस्ट देखो कहाँ कहाँ से आता है, घरों से क्या क्या चीजें होती है, पीसीटीवी, रेडियो, फैन, सीडी, आयरन, ये सारी चीजें। हॉस्पिटल से क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस से क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे हम ई वेस्ट की रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग हमने पढ़ लिया है, वही सबका तरीका होता है कैसे कैसे भेजेंगे। सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, स्टोरेज करेंगे, डिसमेंटलिंग करेंगे, कोई यूजफुल पार्ट है तो उसको निकाल लेंगे, रिकवर कर लेंगे, फिर उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे, और फिर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ट्रीटमेंट, अब आप ट्रीटमेंट पूछोगे, ई वेस्ट का ट्रीटमेंट, अगर मान लो कोई हैवी मेटल है या कुछ भी है, तो उन सब चीजों का ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं ना, कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, इनके अंदर भी तो हजार्डस मटेरियल होता है ना, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, राइट और रॉन्ग। हाँ मैम, hazardous waste की तो तो hazardous ये, substance की तो हाँ, होती तो है। ये ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल वही सब है, जिस तरीके से अगर हजार्डस सब्सटेंस है तो हम उस तरीके से ट्रीट करेंगे उसको, है ना, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो इसके साथ ही तुम्हारा ये सॉलिड वेस्ट खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग का इसमें ये जो आपका है, क्या बोलते हैं इसको, कोचिंग का जो आप लोगों ने दिया है ना ये सब्सक्रिप्शन, तो इसमें टेस्ट टेस्ट है कितने हैं, वो दो चार जो भी है, फुल लेंथ टेस्ट जो भी है। और अगर आपको और भी एडवांस टेस्ट सीरीज लेनी है ना, तो उसके लिए आप लोग क्या करो, मैम से कांटेक्ट कर लेना अपनी प्रिपरेशन के बाद, क्योंकि फर्स्ट या फिफ्थ से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक सेकंड। लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए ना प्लीज पढ़ लेना। आप लोग को अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो अकेडमी वाले नंबर पे मैम से आप बात कर लेना, और वो टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो कर लेना। ठीक है, उसमें 25 अराउंड 25 टेस्ट होंगे आपके, यूनिट वाइज भी टेस्ट होंगे, और फिफ्थ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा टारगेट है कि मैं पहले मींस 31 तक आपका सिलेबस कंपाइल करा दूं, जिससे कि आप लोगों को भी तो टाइम चाहिए ना पढ़ने का, क्लास अटेंड करने में। तो बस सुन, वही होता है कि ये मानो कि तुम सुनते ही हो, अपने लिए, अपने खुद के पढ़ने के लिए 2 घंटे का तुम्हें 4 घंटे चाहिए, है ना। तो मेरा यही है कि मैं तुम्हें जल्दी से फ्री कर दूं, जिससे कि तुम लोग खुद पढ़ सको। और जिसको क्वेश्चन बैंक का भी मैंने आपको बताया था ना पहले भी, वो भी लेना है तो देख लेना मैम आप मेरे से। क्वेश्चन बैंक में यूनिट वाइज है मैम कि पेपर वाइज है? नहीं नहीं, वो पेपर है पूरा, अच्छा, पिछले 5 साल के पेपर है, तो पेपर वाइज है, यूनिट वाइज नहीं है। चलो, उसके बाद मैं तुम्हें कराऊंगी, एनर्जी करानी है मैंने, 1 मिनट रुक जाओ, करा देती हूँ थोड़ी सी, तो ना एक बार मैं वो शेयर करा दूँ तुम्हें, क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ। समझ आता है ना तुम्हें इन लोग ये पीडीएफ से, इस तरीके की पीडीएफ से बच्चों। यस मैम। हाँ समझ समझ आता है मैम, अब अच्छा है ये आपका, ये नोट्स बहुत अच्छा है। अच्छा, वो रह गया ना तुम्हारा, स्टैट्स रहता है, एनर्जी एंड वो कंटेम्पररी इश्यूज ना।
कौन सा गेट है भाई? क्या? सब बंद कर दिया फिर भी। मैं बोल रही हूँ पीडीएफ आ जाए तो बता देना, मैं स्टार्ट करती हूँ ना फिर। मैम अभी तो आया नहीं है। मैम जो रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस होता है ना मैम, वो कब तक होता है? वो पता नहीं, मैम को पता है उस चीज का ना कि वो कितना टाइम तक रखते हैं उसको, जो यूट्यूब पे होता है। यस मैम। पता नहीं बेटा, वो उसका टाइमिंग का मुझे नहीं पता। वो सब ना मैम देखते हैं तो उनको पता है उस चीज का। नहीं आ गई तुम लोग के पास? नो मैम अभी तो नहीं आई। चलो मैं तो खोल लेती हूँ ना तब तक। चलो भाई आ जाओ अपनी शक्लों के साथ सब लोग। एकदम भाग जाते हैं, पता नहीं कहाँ। 1 मिनट मिलने की बस गायब हो जाए। तो एनर्जी होता क्या? एनर्जी एनर्जी मैम कैपेसिटी टू डू वर्क। बेहुदा सा सवाल पूछ लिया मैंने तुम लोगों से। चलो भी। इसके बाद है हीटिंग वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब हम किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बर्न करेंगे, कंबशन करेंगे उसका, तो जितनी हीट रिलीज होगी दैट इज द हीटिंग वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? टोटल एनर्जी रिलीज एज हीट व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो कंबशन विद ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है। उसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट यूज्ड अप इन इवेपोरेटिंग द वाटर। किसी भी सब्सटेंस से जब हम वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो उसमें जितनी वो लगती है हीट, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद है मैम जूम करना, थोड़ा बड़ा करना। क्या? बड़ा करना मैम, थोड़ा साइज। जूम कर लो बस। अच्छा
अच्छा मुझे बताओ अब कि कितने तरह की एनर्जी होती है? मैम काइनेटिक, वो नहीं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बताओ। मैम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होती है, which is also known as अच्छा, और conventional. कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? मैम रिन्यूएबल को ही बोलते हैं ना, नॉन कन्वेंशनल. रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं? मैम वो तो कन्वेंशनल. मैम रिन्यूएबल जो होती है वो नॉन कन्वेंशनल होती है। हाँ, और ये अभी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। रक्षा क्या हो गया, कहाँ खोई हुई हो? टीवी देख रही हो? शोर आ रहा है बहुत। अच्छा तो ये बताओ क्वेश्चन मैं क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है ना इस बार कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल से। क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तुम लोगों ने अभी तक पूरा उठा के 2023 वाला? पता नहीं कब देखोगे, जब 1 और 2 ये हो जाएगा ना उसके बाद देखोगे दोनों पेपर उठा के एक साथ। बताएंगे तुम्हें क्या क्वेश्चन आए हुए हैं? ठीक है, तो देखो कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है? जो हमारी नॉन रिन्यूएबल होती है। नॉन रिन्यूएबल जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जो एग्जॉस्ट होने के चांसेस हैं जिनके, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। नॉन कन्वेंशनल क्या होती है? जैसे जो रिन्यूएबल इन नेचर होती है। उसके बाद है सोलर स्पेक्ट्रा, ये मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को कि कितना एब्जॉर्ब होता है, कितना ये होता है। हीट बजट पढ़ा हुआ है ना, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, एक बार पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा आपको। चलो उसके बाद यस क्या? मैम, आवाज आ रही बहुत सारी। तो तुम लोगों में से आ रही है? म्यूट करो। अब तो नहीं आ रही होगी, मैडम के यहाँ से नहीं आती आवाज। चलो, सोलर इरेडियंस क्या होता है? इट इज द इंटेंसिटी विद विच रेडिएशन एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। अब इसको ना ध्यान से समझना क्या चीजें होती है ये, ठीक है। किस इंटेंसिटी से वो रेडिएशन अर्थ एटमॉस्फेयर में आ रही है उसको हम बोलते हैं सोलर इरेडियंस। इट इज मेजर्ड इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट फ्लक्स ऑन एन एरिया। किसी एरिया पे कितना रेडिएंट फ्लक्स है। अब रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है? उसको हम रेडिएंट पावर भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर क्या है? पावर पर यूनिट एरिया ना, कितनी पावर किसी एरिया पे आई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोलर इरेडियंस। एंड द रेडिएंट फ्लक्स इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलेंगे रेडिएंट फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रल फ्लक्स, किसको बोलते हैं? इट इज द रेडिएंट फ्लक्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? अभी आप लोग ना बाद में बैठ के ध्यान से इनको पढ़ना, सोचना, रट लेना इन पर। इट इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, रिफ्लेक्टेंस को, ठीक है। अब ये देखो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टेंस दे रखे हैं वेजिटेशन की, कितनी से कितनी वेवलेंथ पे वो रिफ्लेक्ट करता है, ये सारी चीजें दे रखी है। एल्बिडो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, हाँ पढ़ चुके हैं, मैं बता देती हूँ, तुम लोग नहीं बताऊंगी। एल्बिडो मैंने पढ़ाया था ना, जब वो पढ़ा था हमने यस ईयर मैम. में, है ना, यस मैम। पढ़ रहे थे जब, ठीक है। तो सबसे पहली एनर्जी हम पढ़ेंगे, दैट इज द विंड एनर्जी, ठीक है। चांद में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड? मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। हाँ। जब एयर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है तो विंड बन जाती है, ठीक है, मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। इट इज अ रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी। और इसमें देखो आपको ये चीज याद रखनी कि काइनेटिक एनर्जी पहले मैकेनिकल में चेंज होगी और फिर इलेक्ट्रिकल में। कैसे? काइनेटिक एनर्जी किसकी? विंड के अंदर होगी ना काइनेटिक, क्योंकि वो मोशन में है। उसके अंदर जो एनर्जी है वो मैकेनिकल, वो विंड टरबाइन के ऊपर आके गिरेगी तो वो मैकेनिकल में चेंज हो जाएगी, वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा विंड टरबाइन। फिर विंड टरबाइन जब घूमेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जनरेटर लगा होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको चेंज कर देगा। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड विंड एनर्जी। आपको याद रखना है काइनेटिक, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी दिखाऊंगी मैं, क्वेश्चन भी है इसमें काफी सारे। आ गए आप लोग के पास पीडीएफ? ओके, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। क्यों बोलते हैं इसको सोलर एनर्जी हम? क्योंकि विंड की
स्पीड या ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी सोलर एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये सब एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, वेदर फिनोमिना है, ठीक है। उसके हाँ, बाद है विंड डिफरेंशियल फार्म, मीटिंग आप भी देखा है आपके साइड पर डिपेंड करेगी। विंड फार्म, देखा है तुम लोगों ने? हाँ, उसमें बहुत वैसे मैं सामने से नहीं ज्यादा- बोल रही, पिक्चर्स में, मैंने भी नहीं देखा सामने से तो ना, Yes, ma'am. और पिक्चर्स में तो देखा एक विंड फार्म में बहुत सारी विंड मिल्स लगी होती है ना, विंड टरबाइंस होते हैं बहुत सारे एक ही लोकेशन पे, ठीक है। तो ये डेटा तो पुराना डेटा है, नया डेटा मिल जाएगा आप लोगों को, दे देंगे हमको, ठीक है। अच्छा देखो, इंडिया की जो विंड स्पीड है वो कितनी है, 4 to 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये 4 to 12 मीटर पर सेकेंड है, एक बार क्वेश्चन में किलोमीटर में दे दिया था तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था बच्चों में, क्योंकि ध्यान से पढ़ के नहीं गए थे। दैट इज 4 to 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वो पूछ क्या रहा है। एंड इफ द विंड स्पीड इंक्रीजेज विद हाइट, इट हैज बीन मेजर्ड एट द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 10 मीटर। किसकी हेल्प से मेजर करते हैं महिमा हम विंड को? अनम्यूट करो महिमा। यस मैम। किसकी हेल्प से मेजर करते हैं हम विंड को? मैम वो स्केल का नाम भूल गई, कैसे नहीं भूल गई? याद करो। सुरभि, ब्यूरेट, ब्यूरेट, नहीं ब्यूरेट नहीं, ब्यूरेट तो ब्यूरेट नहीं। टाइट्रेशन करते हैं उसको बेटा। सुरभि यस मैम। बताओ बेटा, नहीं पता? अनीमोमीटर मैम। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से करते हैं। कैसे भूल रहे हो तुम लोग चीजें? और विंड डायरेक्शन जो है वो हम विंड रोज से करते हैं। विंडरोज डायग्राम जो होता है ना, पढ़ते नहीं हो तुम लोग भाई। इतना कुछ पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें दे दिया, इतना मटेरियल दे दिया, लिखवाया हुआ भी दे दिया, बुकलेट तुम्हारे पास है ऑलरेडी, पढ़ा भी रही हूँ, फिर भी नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो वहां पे, और एनीमोमीटर से हम 10 मीटर की हाइट पे विंड को मेजर करते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड हाइट, रिमेंबर दिस थिंग, वेयर दे आर फाउंड टू बी 20 to 25% हायर देन द सरफेस। अगर नीचे से तुम 10 मीटर पे हाइट मेजर करोगे तो वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा विंड स्पीड होगी ना उसकी, हाइट पे इंक्रीज होती है ना। तुम छत पे चले जाओ तो ज्यादा तुम्हें विंड वो लगेगी ना, हवा, एज कम्पेयर टू तुम ग्राउंड फ्लोर पे, वहां पे हवा ही नहीं लगती। ये बात तो पता है ना, जनरल फिनोमिना। ये तो Yes, ma'am. किसी के घर पे झंडा लगाओ तो वो तो लहराता रहता है और हमें हवा ही नहीं लगती, तो वही वाली बात है। नाउ देयर आर द 3 फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ विंड एनर्जी। फर्स्ट वन इज द विंड स्पीड, सेकंड वन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ विंड स्वेप्ट बाय द रोटर, वो क्रॉस सेक्शन पूरा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द एफिशिएंसी ऑफ रोटर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड जनरेटर, एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है क्या क्या चीज इसके अंदर होती है। कौन अनम्यूट है? क्या मैम आप वो कर लो म्यूट ना, बच्चे शोर बहुत मचाते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे ना एक वो भी बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम तो अलग अलग बना हुआ है थोड़ा सा, एक सेकेंड, एक और डायग्राम होगा शायद यहाँ पे ना। इसमें नहीं है, तुम गूगल पे देखोगे ना उसका डायग्राम, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कि किस तरीके का वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये विंड टरबाइन के कंपोनेंट्स है। नेसल का क्या काम होता है, हब क्या होता है, लो स्पीड शाफ्ट क्या होता है, गियर बॉक्स क्या होता है, ठीक है, योड्रॉ क्या होता है। ये सारी चीजें इसमें से देख के पढ़ लेना आप लोग। और ये तब पढ़ना, पहले गूगल पे एक डायग्राम निकाल लेना विंड टरबाइन का, डायग्रामेटिक, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिंसिपल क्या है भाई। प्रिंसिपल मैंने भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, पावर इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब। ए क्या है यहाँ पे, एरिया है, एरिया किसका, अभी बताया था ना मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, मैम। क्रॉस सेक्शन एरिया। डेंसिटी ऑफ एयर है ये रो, और वी क्या है, विंड स्पीड है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, या तो वो तुमसे पूछ लेगा पावर और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, पावर और डायमीटर। देखो ये डायमीटर कहाँ से आया, एक ये फॉर्मूला देख रहे हो ना आप लोग, 1/8 रो पाई डी स्क्वायर वी क्यूब। ये कहाँ से आया, क्योंकि जो हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है,
इस Pi r एरिया की square. जगह अगर हम पुट करें Pi r square मैम. पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। आर की जगह अगर हम डी को रखेंगे तो क्या आएगा? आर क्या होता है? हाफ ऑफ मैम डी ना। यस मैम. देखो यहाँ पे मैं कर देती हूँ एक बार, आप लोग को ना नहीं समझ आए थे। देखो एक फॉर्मूला ये होता है 1/2 ए वी क्यूब। एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला Pi r पाई square. आर स्क्वायर। Yes. अब मैं इसकी जगह एरिया की जगह अगर पाई आर स्क्वायर रखूंगी, Pi r square. वी क्यूब। Yes मैम. अब अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो तुम क्या करोगे? डायमीटर रखना पड़ेगा ना। और and हमें पता है कि इसके रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है? रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। सो आई विल पुट द वैल्यू रो पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर इंटू वी क्यूब Yes मैम. will be equal to 1/2 रो, ये पी नहीं है, ये रो है, ठीक है, डेंसिटी इंटू d square by 4 Yes. into v cube, it will be equal to 1/8 रो पाई d square v cube। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें No मैम. नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लो। महिमा यस मैम. समझ आ गया ना? यस मैम. तो ये बस समझ आया, आ गया मैम। ठीक है। तो यहाँ वो क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे कि पावर, विंड की बात करें तो पावर जो पावर है विंड एनर्जी में, उसका डायमीटर के साथ क्या रिलेशन है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर, ठीक है। पावर और वेलोसिटी का v क्यूब, पावर और एरिया का a, पावर और रेडियस का r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और देखो बेस्ट साइट कौन सी होती है विंडमिल लगाने के लिए? ऑफशोर सबसे ज्यादा अच्छी होती है, डेजर्ट, माउंटेन्स और प्लेन एरिया। क्योंकि तुम अभी भी कोई विंड टरबाइन गूगल पे अगर डाल के देखोगे तो तुम देखोगे वो पानी के अंदर लगे होते हैं ना। ये Yes, हमारा ma'am. अगर कोई भी ओशन है, कुछ भी है, सी है कोई भी, तो यहाँ पे लगे होंगे। तुम देखो अभी इंस्टेंटली भी देख सकते हो खोल के ना अपने मोबाइल में। इस तरीके से ये ऑफ शोर का मतलब है कि इधर, ये एक दिन हमने डिस्कस भी किया था ना ऑफ शोर और ऑन शोर क्या होता है। तो ऑफ शोर साइट ज्यादा अच्छी होती है इसके लिए, विंड टरबाइन साइट्स के लिए ऑफ शोर। फिर उससे थोड़ी कम अच्छी होती है डेजर्ट, और प्लेन एरिया में तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना विंड टरबाइन का। अब देखो एक होता है बेट्स लिमिट, इससे भी एक बार क्वेश्चन आया है। इट इज अ थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर अ विंड टरबाइन गिवन बाय एल्बर्ट बेट्स इन 1919। इन्होंने कितनी लिमिट दी थी कि एक विंड टरबाइन की थियोरेटिकल एफिशिएंसी 59.3% होती है या 16/27 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा था कि बेट्स लिमिट क्या होती है। ठीक है, 16/27 होती है। तो वहां पे एक ऑप्शन 27/16 दे, तो जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ के गए थे वो इसी में कंफ्यूज रहे कि ये ऊपर था कि ये नीचे था। तो तुम लोग वो बच्चे मत बनना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको 0.59 भी लिख सकते हैं हम, है ना। 59% था तो 0.59 भी, 16/27 भी, दिस इज द वैल्यू ऑफ बेट्स लिमिट, ठीक है। इन जनरल टरबाइन कैन नॉट रीच द बेट लिमिट्स, ऐसा जनरली जो प्रैक्टिकली मतलब बेट इस तक नहीं पहुंच पाता है, तो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है। तो कॉमन एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी विंड टरबाइन की? दैट इज फ्रॉम 35 to 45%, ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन के आंसर तो तुम्हारे सामने ही रखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस ना आप लोग ना, अभी तो मैं नहीं करवा रही, आप लोग प्लीज आज खुद से ट्राई करना, ये सॉल्यूशन मत देखना और कल मुझसे डाउट पूछ लेना, क्योंकि अगर करोगे तो डाउट जरूर आएंगे और जो नहीं करेगा उसको डाउट नहीं आएंगे। तो ये कल डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने किया है कि नहीं किया। ठीक है, इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, और करके आना। नहीं मैं कल पूछूंगी, करवाऊंगी मैं क्लास में। देखो एक ये क्वेश्चन भी आया था, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द टोटल इरेडियंस। ठीक है, पायरो हीलियोमीटर, एनीमोमीटर, पायरेनोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। तो इसमें से दो ऑप्शन तो हम निकाल ही देंगे। एनीमोमीटर हमें पता है एयर की स्पीड के लिए होता है, हाइग्रोमीटर हमें पता है किसके लिए होता है, वाटर के।
वाटर के लिए मैम। ठीक है, तो पायरो हीलियोमीटर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्ट सोलर इरेडियंस, जो डायरेक्टली आ रही है, और पायरेनोमीटर डायरेक्ट को भी करता है और डिफ्यूज को भी करता है, मींस इट विल मेजर द ग्लोबल रेडिएशन ऑफ एन सरफेस, क्योंकि कुछ रेडिएशन आती है तो डिफ्यूज भी होती है ना, इधर उधर भी जाती है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, देखो कई सारे क्वेश्चन आए हुए विंड एनर्जी से ना पहले। आप देखो ये दो तरह का होता है विंड मिल, दो तरह से क्लासिफिकेशन है इसका। एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन इसको बोलेंगे, एक होता है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है? दे हैव मेन शाफ्ट रनिंग हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द विंड, मींस अगर विंड हमारी इस ऐसे ब्लो करती है ना, ठीक है, तो ये ऐसे मेजर कर वो करेगा, मूव करेगा, मींस कि उसको काटते हुए परपेंडिकुलर। ठीक है, इसलिए ज्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। और एक इसके ब्लेड बने होते हैं, इसके फाइबर एनफोर्स प्लास्टिक के इसके ब्लेड्स बने होते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होता है। ठीक है, और वर्टिकल में क्या होगा? देखो ये एक्बिटर होता है ना, तो इस तरीके से मूव करेंगे, तो ये विंड की साइड में ही मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ठीक है, वर्टिकल में दो तरह के, एक होता है डेरियस टाइप, ये यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है, और एक होता है सेवनियस टाइप जो इस तरह एस शेप में होता है। ठीक है, एनीमोमीटर हम मेजर करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी, कि कौन सी एनर्जी किसमें चेंज होती है। द असर्शन दिया हुआ है, द रोटर ब्लेड ऑफ विंड टरबाइन एग्जीक्यूट्स रोटेशनल मोशन व्हेन मूविंग एयर इंपेजेस ऑन देम। इन्होंने बोला है कि जो ब्लेड्स होते हैं विंड टरबाइन के, वो रोटेट करते हैं जब मूविंग एयर उनके ऊपर गिरती है। तो दिस इज करेक्ट ना? ठीक है बच्चों, सभी लोग यस मैम। अब उसको रीजन दिया, द मोमेंटम ऑफ मूविंग एयर इज ट्रांसफर टू द मूविंग ब्लेड। ये भी पता ही है ना मैं कि मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तभी तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को हिला पाती है ना, यस मैम। क्योंकि उसका मोमेंटम उसमें चला जाता है। जैसे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हमें बस का मोमेंटम फील होता है। हाँ होता है ना, कि मैं अगर भाग रही हूँ, मैंने किसी को धक्का दिया, तो वो एकदम आगे किस वजह से जाता है? क्योंकि मेरा मोमेंटम कहाँ चला गया? उसमें ट्रांसफर हो गया। यही तो होता है ना? खाना भी नहीं बोलते हो। यस मैम। ठीक है, तो दोनों असर्शन एंड रीजन करेक्ट, और रीजन भी इसका करेक्ट रीजन। अब आप देख लो, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बट आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो इनडायरेक्ट वे में पूछता है। ठीक है, तो ये गारंटी है कि जब एग्जाम देने जाओगे ना, सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को ना क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, इस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। ठीक है, अच्छा एक होता है, देखो एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, एक्सियल इंडक्शन फैक्टर होता है, इट इज द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन विंड वेलोसिटी बिटवीन द फ्री स्ट्रीम एंड द टरबाइन रोटर। तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना, Cp इज इक्वल टू 4 अल्फा, या ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटू 1 माइनस ए होल स्क्वायर। इसका भी क्वेश्चन नीचे कराया हुआ है। ठीक है, ये है अर्थ का हीट बजट। ये क्लास के नोट्स है जिस स्टूडेंट के, जो मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, तो बच्चे ऐसे नोट्स बनाते हैं, देख लो, पढ़ने का भी मन करे। तुम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बना देते हैं, हम लिख देते हैं कहीं भी कुछ भी। अब ना तुम लोग जैसे जैसे कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो ना, एक तो सबसे पहले यही अपना इस तरीके से पढ़ो कि जैसे एक यूनिट तुमने फिनिश की, मीन्स खत्म हो गई तुम्हारी एक यूनिट, तुमने अच्छे से पढ़ ली, तो फिर एक कॉपी लेके बैठो और उसके मीन्स ये लिखो कि तुमने क्या क्या पढ़ा। ये पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस माइंड में कि हाँ इसमें ये चीजें थी, अच्छा ये कोई सीरीज थी, इस तरीके से फटाफट उन चीजों को ऐसे रिवाइज करना आपने ना। एक यूनिट खत्म की, उसके बाद अच्छा एयर में मैंने ये चीजें पढ़ी है, प्लूम पढ़े, इतने तरह के होते हैं, तो एक पेज में पूरा रिवीजन तुम्हारा हो जाए। इस तरीके से पढ़ने का टाइम है अब तुम्हारा। ठीक है, ऐसे जब एक एक यूनिट के बाद पूरा सिलेबस करने बैठोगे, तो एक बार पढ़ने बैठो कि अपने दिमाग में बुक बंद करके कि हाँ अब मुझे ये, मैंने फर्स्ट यूनिट में ये चीजें पढ़ी थी, उसमें मेन चीजें ये थी, अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, कौन सा वो होता है, मिनरल होता है क्या, किसकी डेंसिटी कितनी होती है, किसकी डेप्थ कितनी ज्यादा होती है, मेरीन वाटर में, हाँ मेरीन बॉडीज में कौन से सॉल्ट्स होते हैं, कौन से सॉल्ट सीरीज है ना उसकी पूरी, वो सारी चीजें आप याद करो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है टेबल से याद करना। जितनी भी सिलेबस में टेबल्स हैं, जितनी भी सीरीज वाले क्वेश्चन है सारे, जैसे ये जियो साइंस से, रॉक्स एंड मिनरल से,
गोल्ड रिच हो गई, है ना, ये सारी जो सीरीज है, ये सारी वेदरिंग वाली सीरीज। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि लिख लिख के जो बोलते हैं ना, तो लिख के याद करना है, लेकिन एक पेज में आपका पूरा क्या आ जाए, पूरी की पूरी यूनिट आ जाए, इस तरीके से आपको लिखना फटाफट कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ी है। ठीक है, और पढ़ाई स्टार्ट कर दो तुम लोग, रिजल्ट चाहिए सभी से, ठीक है। चलो उसके बाद है देखो ये पढ़ा है ना हमने ये, अच्छा ये नहीं पढ़ा, ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एयर वाला पार्ट पढ़ा था, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सब आती है। और आउटगोइंग कौन सी होती है, थर्मल इंफ्रारेड, जो अर्थ के सरफेस से निकलती है, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर, अगर किसी भी वेवलेंथ, किसी की भी वेवलेंथ हमें पता है तो हम वहां से टेम्परेचर निकाल सकते हैं, टेम्परेचर पता है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला का नाम बताओ, लॉ कौन सा है ये, कौन सा लॉ है ये बताना सर। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ सुना है? नो मैम। सभी ने सुना है ये, मैं मैम बता रही हूँ, सुना है है ना। तो वो ये 2897 बाय टेम्परेचर, यहाँ से तुम निकाल सकते हो। ऐसे हो जाता है तुम लोग एकदम अनजान जैसे, सुना नहीं है लेकिन सुना सब है तुमने। चलो बाकी कल पढ़ाऊंगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा आज, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ लिया, सॉलिड वेस्ट पढ़ लेना। चलो इसको तो अभी ना पढ़ पाओ आज, क्योंकि सॉलिड वेस्ट पूरा बहुत लंबा हुआ है यूनिट, उसको पढ़ लेना और पीडीएफ से पढ़ लेना, इसे बाकी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ है उसके अंदर, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। सिलेबस हो जाता है तो अगर 31 तक टाइम बचता है तो हम ये वाला क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है ना वो सारी चीजें रिवीजन कर लेंगे, टेबल्स वगैरह की। और स्टैंडर्ड वाली टेबल नहीं छोड़ के जानी, वाटर के हो गए, एयर के हो गए, नॉइस के हो गए, बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है वो। यस मैम। ठीक है बच्चों, चलो फिर गुड नाइट। गुड नाइट मैम। कल मिलते हैं 7 बजे, ओके। ओके।